मेरे ऊपर मुकदमा लगाने वाले अधिकारी ने क्या कहा मुझसे पता है? क्या कहा? आप बताएं, हाथ मुझे नहीं जोड़ के पता। कहा, हाथ जोड़ के मुझसे रात के 1 बजे कहा, नेताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे ऊपर बहुत दबाव है। आप कल्पना करो, मैंने उन बातों को अभी सार्वजनिक नहीं किया कि किन किन अधिकारियों ने मुझसे क्या क्या कहा है। हाथ जोड़ के अपने बच्चों का वास्ता देकर कहा कि नेताजी मैं मजबूर था, मेरे ऊपर बहुत दबाव था, मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ा, गिरफ्तार क्या उठाना पड़ा, अपहरण करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। आप कल्पना करो, मेरी सरकार नहीं, मेरे नेता मुख्यमंत्री नहीं, उसके बावजूद भी उन अधिकारियों को यह मालूम था कि मेरे से क्या कराया जा रहा है, क्या एक निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए हमसे क्या जाति कराई जा रही है, किसी के परिवार को कितना डराया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं, हो सकता है भारत का कानून माफ कर दे, हो सकता है हमारे नेता माफ कर दें, लेकिन मेरा ईश्वर नहीं माफ करेगा उन लोगों को। ये बात पाठक जी मेरी याद रखिएगा। जिसने मेरे परिवार को 15-16 घंटे डराया, मेरा परिवार जो खून के आंसू रोया है, मैं कह रहा हूं, जो जिन लोगों ने वो कृत्य किया है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी माओ, कितनी पत्नियों, कितने बच्चों के साथ, और मैं तो खुद किस्मत था कि मैं जिंदा था। ऐसे लोग भी थे पाठक जी जिनकी जान चली गई, घर से लेके गए, गोली मार दी, सर में मार दी, सीने पे मार दी, पता नहीं कहां कहां से उनकी जान चली गई। तो उनका क्या हश्र होगा, उन अधिकारियों का क्या हश्र होगा जो रात के 12 बजे कह रहे थे कि मनोज यादव को उठा लिया, सर उठा लिया, मनोज यादव को लेके आ रहे हैं, मनोज यादव। अरे कल्पना करो, मैं कितना बड़ा अपराधी था कि मेरे उठाने की एक सूचना के बाद आधा दर्जन से ज्यादा फोन आए उस दरोगा के फोन पे कि सर उठा लिया, सर उठा लिया। ये बात मैं अपनी पीड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये तंत्र ने अत्याचार किस लेवल का किया है। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिस्ट बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं बच पाएंगे जिन्होंने डायरेक्ट लोगों के साथ अत्याचार किया, वो नहीं बच पाएंगे, उनको कोई नहीं बचाएगा। सिस्टम बचाएगा तो ईश्वर नहीं माफ करेगा। मैं बहुत धार्मिक नहीं हूं, लेकिन इतना मैं निश्चित तौर पे जानता हूं पाठक जी कि धर्म कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और ईश्वर के घर देर या अंधेर नहीं, जिसने गलत किया है उसको प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलेगा, उनको उससे ज्यादा सजा मिलेगी। जी मनोज भाई देखिए, जो आपने अपना दर्द बताया उस रात, वो जो रात थी, मुझे तो लगता है कि महादेव की कृपा थी। और किस तरह से आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ वो सब चीजें मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। आपके परिवार ने, आपके मित्रों ने जो आपको और पार्टी ने आपके लिए क्या किया, आप तो वापस आए, छूटे उसके। और आपके खिलाफ क्या क्या लिखा गया सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे लिखा गया, उन हैंडल्स को भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, उनको भी उसी तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे इस उत्तर प्रदेश के, क्या देश के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप दोनों लोग को उसी तरह से, आप किसी के यहाँ फंक्शन में गए थे, आपको गाड़ी से उठाया, उनको चलती ट्रेन से ऐसे उठाया जैसे वो देश में कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। लेकिन जब से वो जमानत से छूटे हैं भाई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको पीजीआई एडमिट कराया गया था, फिर उनको देवरिया, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सच यही है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ ठाकुर के मामले में अभी हाई कोर्ट ने, आपके मामले में हाई कोर्ट तक तो पहुंचा ही नहीं था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और लोगों ने उस जज की बड़ी तारीफ की आपके मामले में। और लेकिन जो टिप्पणी की हाई कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के मामले में, उसको पढ़ने के बाद तो आपका इस सिस्टम पे से पूरा भरोसा आ गया था। लेकिन समस्या क्या है कि अमिताभ ठाकुर से, जो आपकी तरह हमेशा मीडिया से में मुखर रहते थे, उनसे कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ है, कैसी स्थिति में है। तो देखिए, वो एक हम राजनीतिक दल नहीं, अमिताभ ठाकुर जी एक राजनीतिक दल के मालिक भी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हो सकता है उनका हौसला पस्त हो गया हो सकता है सर, वो सरकार ने हौसला कहा हो पस्त होने कि, वाले नहीं है सर, तो हो हौसला सकता है पस्त होने उनसे वाले उनके नहीं है। नहीं, देखिए एक बार बताएं,
किसी के भी परिवार को, मैं कह नहीं, रहा हूँ उनको बात को चूंकि ले वो गए हो, लेकिन कुछ हार्ट में प्रॉब्लम थी, इनको पीजीआई एडमिट कराया गया था, वो तो थे पीजीआई में। नहीं देखिए, हो सकता है बीमार हो सकता हो उनको डरा दिया गया हो। मैं आपको बताऊं, जिस जज की तारीफ आप कर रहे हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं मालूम था जब मुझे हाजिर किया गया, तो मैं जिस कोर्ट में हाजिर किया गया और जमानत देने वाले एक ही जज थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं जानता था। मुझे लगा तो नॉर्मल कोर्ट में प्रस्तुत किया होगा, कोई दूसरी कोर्ट होगी, लेकिन बात को पता चला सेम कोर्ट थी। मैं आपके साथ इसलिए आज बैठा हूं सामने, उस वृद्ध मातुल्य महिला जिसको और वो सिलसिलेवार पूरी लाइन ने सेट किया था कि मनोज यादव को जेल भेजने के लिए क्या कुकर्त करना है, वो किसी से छिपी नहीं है बातें। इस चक्कर में ना रहें कि वो बातें किसी से छिपी हुई हैं। जिन जिन अधिकारियों का फोन आया है वो सब मुझे पता है। अरे मैं ये कह सकता हूं कि किन किन अधिकारियों का मेरे पास फोन आया है कि मनोज जी आपको गिरफ्तार करना है, आपको जेल में डालना है। उस माँ तुल्य दलित महिला मेरे गांव की, जिसको मैंने पिछले 22 सालों से देखा नहीं, उसने जब 64 का बयान देने के लिए कोर्ट में महिला मजिस्ट्रेट के सामने गई, और उस महिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मनोज यादव और बबलू ने आपके साथ क्या इस तरह की हरकत की, छेड़छाड़ की इस तरह की, वो माँ तुल्य महिला बेहोश हो गई कोर्ट में, दो दो बार बेहोश हो गई। और उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं किसी मनोज यादव को नहीं जानती, हम ना मनोज यादव ने मेरे साथ कुछ किया, ना मैं मनोज यादव को जानती। आप कल्पना करो कि किसी महिला को इस तरह परेशान करके, इस तरह उसको टॉर्चर करके किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए, मैं मतलब मुझे शर्म आती है। वो दो कौड़ी के अधिकारी जो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के सिस्टम पे, जिनका नाम मैंने अभी लिया, दोबारा ले रहा हूं, इतना घटिया, इतना घटिया आरोप लगाया मेरे ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुमको, आनी चाहिए। तुम भी अपने घर में जाते होगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे सामने पड़ते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने क्या किया। अरे गिरफ्तार करना तो मर्द का बच्चा था, मेरे घर से मुझे उठा के लेके जाते, मुकदमा लगाते जितने का मैं दोषी था, उसी दोष को आगे बढ़ाते, शर्म नहीं आई। मैं तो कहता हूं क्यों मेरे गांव की उस दलित महिला को, जिसको मैंने 22 साल से नहीं देखा, उसको सामने खड़ा किया। ये मेरा चैलेंज है, ठोक के कह रहा हूं। औकात बदलती भी ना हो, मनोज यादव जेल में पड़े रहते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। तुम हमारे पीढ़ियों को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए तुमने उस दलित महिला को सामने किया। मैं दावे से कह रहा हूं पाठक जी, इस बात को याद रखिएगा, मेरे साथ साक्षात ईश्वर चलता है, मेरे साथ साक्षात ईश्वर चलता है, और ईश्वर की कृपा है मुझ पे, जो मैं इस कदर आज इस लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा हूं और दम भर के अपनी बात को कह लेता हूं। मेरे नेता भी मुझे जानते हैं कि मनोज जो कहेगा सत्य कहेगा, सही कहेगा, झूठ एक शब्द नहीं कहेगा। मुझे शर्म आती है कैसे संस्कार, कैसे घरानों से ये लोग आए। अरे हमारी सरकार थी, हमारी सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लो 4 बार की, घटिया इल्जामात नहीं किसी पे लगाए, और खासकर नेताओं पे बिल्कुल नहीं। लेकिन जितने लोग भी इसमें लगे थे, वो चाहे कहीं का घटिया विधायक रहा हो कोई, और चाहे किसी प्रदेश का मुखिया है, उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, बहुत दो कौड़ी के लोग हैं। ये बात याद रखिएगा पाठक जी, मनोज यादव का श्राप है। एक लोगों को दिया श्राप तो कह रहे मेरा तो कुर्सी से मोह भंग हो गया, मेरा परमानेंट कुर्सी किसी की नहीं होती है। आग की तरह जल रहा था, जल खत्म हो गया, फुस से हवा निकल गई। तो उन अधिकारियों का क्या होगा जो किसी संभ्रांत व्यक्ति को, इज्जतदार नागरिक को बदनाम करने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारी बदनामी से मेरी बदनामी तो नहीं हुई, लेकिन नाम मेरा बड़ा हो गया। इस देश और प्रदेश के लोगों को पता चल गया कि किसी सभ्य व्यक्ति को, सभ्य परिवार के एक भद्र पुरुष को भी कैसे इस सरकार के लोग बदनाम कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे ऊपर तीर मत छोड़ना, न मैं वो बला हूं जो तीर तुम्हें वापस लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मेरे जीवन में मैंने सुई की नोक के बराबर भी अपराध नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को दर्द नहीं दिया है। तो ये बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उन जिसे काले कारनामे करने वाले अधिकारियों, तुम्हें समय नहीं माफ करेगा।
हो सकता है सरकारें माफ कर दें। जी जी पाठक अब जी। सुनने को कुछ बचा नहीं है। अब मन में कोई सवाल नहीं बचा है मनोज भाई। नहीं, बहुत कुछ बताने को है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं बताने नहीं, को है। जब आप कहेंगे, आपकी पीड़ा जब सुनकर, आप आपकी कहेंगे पीड़ा तब। सुनकर आपको मैं बता दूं, मतलब 12 दिन नहीं बीते हैं वो मेरे, 12 दिन नहीं, 12 साल की तरह मैंने वो दिन बिताए। क्यों? क्योंकि मेरा अपराध सुई की एक नोक के बराबर नहीं था पाठक जी, एक सुई की नोक के बराबर अपराध नहीं था। अगर मैंने किसी को एक शब्द ही गलत कहा होता तो मैं 12 साल, 12 दिन नहीं, 12 महीने नहीं, 12 साल सजा काटने को तैयार होता। मैंने इतना अपराध नहीं किया था। मेरा अपराध यह था कि मैं सरकार के बड़े बड़े लोगों से टकरा रहा था, उनसे सवाल पूछ रहा था, इस सरकार को एक्सपोज कर रहा था। लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं, थोड़ा सा बॉडी होती है किसी चीज की, हैबिचुअल नहीं होती है। मैं कोई पेशेवर अपराधी थोड़ी नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में कभी 307, 302 दंगा ये सब थोड़ी नहीं किया है। मैंने किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ थोड़ी नहीं की है। मैंने किसी के रुपए थोड़ी नहीं लूटे हैं। निश्चित तौर पे मैंने दम्भ के साथ बात कही, और मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है वो भी परेशान होंगे। और जो शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, उनके परिवार का कोई दोष नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे मेरे परिवार का कोई दोष नहीं था। लेकिन मेरा परिवार पूरी रात मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त रो रो के मुझे ढूंढ रहे थे, रो रो के। मेरा नेता, जिस पल मेरे नेता को पता चला, मेरा नेता बिल्कुल परेशान हो गया कि मनोज कहाँ लापता हो गए। तो निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि उन लोगों के दिन बहुत बुरे आएंगे, और इतने बुरे दिन आएंगे तो वो सिर्फ पाठक जी मुझे याद करेंगे कि मैंने एक निर्दोष इंसान को, और फिर चैलेंज करके कह रहा हूं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, तुम मुझे गोली मरवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार इतना मजबूत है दिलो दिमाग से कि तुम्हारा अत्याचार मैं भी सह लूंगा, मेरा परिवार भी। लेकिन याद रखना, तुम्हारा हश्र इतना बुरा होगा, वो हश्र शायद ईश्वर ने किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि किसी को नाजायज नहीं परेशान करना चाहिए। किसी का दोष है तो उसको सजा, तो कानून हमारा बना है, बाबा साहब अंबेडकर कानून बना के गए कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा वो छूटेगा। मैं तो 12 दिन में आ गया। मेरी माँ रूपी उस महिला ने बयान बदल दिया अपना। मेरे परिवार के लोग नहीं गए थे उसके पास ये कहने के लिए, मेरे गांव के लोग नहीं गए थे कि यार तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो महिला तो पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस के अधीन थी, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता था। तो निश्चित तौर पे वो तो 64 के बयान में जब उल्टा पड़ गया, जज साहब की फटकार पड़ गई, और सीओ की सीओगिरी निकल गई, एसपी की हिकड़ी निकल गई, तब उन्हें पता चला अरे ये क्या कर दिया। लेकिन खैर, मैं इतना कहूंगा, आने वाला समय न्याय करेगा, और मैं अपनी पीड़ा से उत्तर प्रदेश के लोगों की पीड़ा को जोड़ के चलता हूँ, और इस तरह जोड़ के चलता हूं कि मेरे साथ जब इतना नाइंसाफी की, तो उत्तर प्रदेश में हजारों जिनकी लड़ाई मैं लड़ता हूं, जिनके लिए मैंने कहा कि यहाँ पे गोली मारने का जिनको शौक है ना, हो सकता है ईश्वर उनके लिए कुछ और व्यवस्था बना के रखा हो। गोली मारना आसान होता है, उसके पश्चाताप करना और उसकी सजा भोगना बहुत कठिन होता है। मैंने इस अपने 4 दशक से ज्यादा के जीवन में बहुत कुछ आंखों से देखा है। इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है उसमें तराजू ने बिल्कुल सही सही तौला है, सही सही न्याय के साथ, और वो आंखों की पट्टी पे बांध के नहीं, पूरा देखते हुए तौला है। जी मनोज जी, आपकी आपकी जो पीड़ा है, और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए, अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगा दिया है कि प्रदेश के 99% एनकाउंटर फर्जी हैं। तो उम्मीद है कभी समय का चक्र बदलेगा, इन मामलों की जांच होगी। और पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह तो कई बार मेरे चैनल पे कह चुके हैं कि नेताओं को खुश करने के चक्कर में एनकाउंटर किए जाते हैं, बाद में ये लोग अपनी जिंदगी जेलों के अंदर बिताते हैं। देर होती है, लेकिन समय का चक्र पलटता है। अब बहुत लोग फिर जेल में ही अंतिम सांसें लेते हैं। धन्यवाद मनोज जी। जी।